हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो हम देख रहे थे बिहार की भूगोल, बिहार की जियोग्राफी और सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि बिहार की जियोग्राफी को ही कवर करना, क्योंकि हम इंडियन जियोग्राफी को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इंडियन जियोग्राफी से अगर प्रश्न बनेगा तो वो आप आसानी से कर लेंगे और वो बेसिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हालांकि बिहार टेट में यानी कि बिहार की जो सुपर भर्ती होने वाली है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि SCRT यानी कि वो अपने स्टेट की जो बुक्स चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग डीपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि बिहार की पूरी जलवायु, बिहार की कृषि, बिहार का नदी तंत्र, बिहार की भौगोलिक स्थिति, इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पूरी कमांड अपनी बना के चले पहले से ही। बाकी इंडियन जियोग्राफी तो हम सभी का इक्वली जितना क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उतना तो हमारा तैयार है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिहार का भूगोल और इस भूगोल के चैप्टर में ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने केवल देखा था कि बिहार के परिचय क्या है, उसका स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है। फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये अक्षांश, मान लीजिए ये बिहार है तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री कुछ मिनट याद हो न याद हो अलग बात है। 24 डिग्री से स्टार्ट होता है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका स्टार्ट होता है 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति यानी कि जो इसका इस समय एक्चुअल स्वरूप है वो 15 नवंबर सन 2000 को आया स्वरूप अपना, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और इस समय वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले मौजूद हैं। 38 जिलों में से हमने आपको टोटल 22 जिले कल याद करवा दिया था। उन 22 जिलों में आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा नदी पढ़ने से पहले। यहाँ पर मौजूद था पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे मौजूद था पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। फिर हम रुके थे मधुबनी पर। मधुबनी के पास यहाँ पर एक गाँव और आया था जो कि था हमारा सौपाल से, सुपौल या फिर उसी को सौपाल भी कहते हैं। फिर यहाँ पर मौजूद था, आपने सुपौल के बाद जो एक और देखा होगा अररिया करके था, तो वो था। और यहाँ पे किशनगंज था। किशनगंज के थोड़ा सा नीचे हम जब आए थे तो हमने यहाँ पर एक और देखा था कि पूर्णिया। ये पूर्णिया को यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि पूर्णिया का विस्तार यहाँ तक पूरा है। तो पूर्णिया के नीचे आए थे, इधर था कटिहार, कटिहार से नीचे बांका, बांका के नीचे आए थे जमुई, जमुई के बगल में नवादा, नवादा के बगल में गया, गया के बाद औरंगाबाद, फिर सासार, औरंगाबाद के बाद रोहतास, रोहतास के बाद इधर आया था कैमूर, कैमूर से ऊपर गए थे बक्सर, बक्सर से ऊपर सारण, सारण के बाद गोपीगंज ये आया था और बीच में था पटना। इस तरीके से हमने टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट बिहार के पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है बिहार की नदियों के बारे में। तो जिन लोगों को भौगोलिक स्थिति अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, नदी वाला चैप्टर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केवल 4 नदियों पर नहर निकाले गए हैं। एक तो है गंडक नदी पर नहर निकाला गया है, कोसी नदी पर, सोन नदी पर, इस और कर्मनाशा पर, ये सभी जो है इन्हीं नदियों पर नहर निकाले गए हैं। तो यहाँ से हम नहर को भी कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। फिलहाल आपको इसको नहीं समझना है, आपको समझना है कि नदी का डायग्राम क्या है। ये आपका बिहार का स्थिति है कि इस तरीके से यहाँ से पूरा ऐसे आपका बिहार का विस्तार है और ये इधर उधर फैला हुआ है। हमने देखा था कि बिहार के उत्तर में स्थित है नेपाल, बिहार के दक्षिण में स्थित है झारखंड, बिहार के पश्चिम यानी कि इधर पूर्व है तो पूर्व में स्थित है वेस्ट बंगाल और बिहार के ठीक पश्चिम में स्थित है उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए इस तरीके से प्रवेश कर रही थी, जब गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश से प्रवेश किया बिहार में, तो वो ठीक बिहार के बीचों बीच से होकर जाती है और बिहार के बीचों बीच से होकर जाने का तात्पर्य यह है कि वो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हमने पढ़ा था उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। तो बिहार को ये 2 भागों में इस तरीके से बांटते हुए आगे जाती है और लगभग 445 किलोमीटर बिहार में ये ट्रैवल करती है गंगा नदी। गंगा नदी में उत्तर प्रदेश से एक नदी आती है, पहली नदी, प्रश्न पूछा हुआ है कि गंगा नदी बिहार की पहली नदी जो इधर से आकर गंगा की सहायक बनती है वो कौन सी है। तो पहली नदी है सरयू नदी, का उद्गम नेपाल के आसपास से होता है सरयू नदी। तो वही अपने उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों से ही इसका उद्गम होता है। इस तरीके से जब वो आगे आती है तो सरयू नदी कुछ हद तक, यहाँ पर देखिएगा, कुछ हद तक बिहार
और यूपी की सीमा का निर्धारण करते हुए, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हुए जा करके सारण में गंगा की सहायक बन जाती है। और सरयू नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जबकि यह बिहार में इसी नदी को घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी नदी को बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं या फिर घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है, तो सरयू नदी इसका अन्य नाम भी है। और ये आकर के बिहार के सारण में, क्योंकि आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, सारण जिला मौजूद है और सारण के ठीक ऊपर गोपीगंज मौजूद है। तो ये आकर के सारण में गंगा की सहायक बन जाती है सरयू नदी। उसके बाद दूसरी नदी है गंडक नदी, और वो पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करते हुए ये गंडक नदी भी कुछ हद तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है और आकर के पश्चिमी चंपारण से होते हुए इस तरीके से आकर के पहलेजा घाट एक जगह है, पहलेजा घाट एक जगह है और वहाँ पर आकर के गंगा की यह सहायक बन जाती है गंडक नदी। गंडक नदी जब गंगा की यहाँ सहायक बनती है तो सहायक बनने से पहले यहीं पर एक जगह है भैंसा लोटन। भैंसा लोटन एक डैम है बिहार में और इसी भैंसा लोटन से डैम से 3 या 4 नहर इस तरीके से निकाली गई हैं। इसी भैंसा लोटन से 3-4 नहर निकाली गई, उन नहरों के बारे में देखिएगा। त्रिवेणी नहर इसी भैंसा लोटन से गंडक नदी से निकाला हुआ है। तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर। तो जो सारण नहर है इस तरीके से सारण की तरफ आएगा, तिरहुत नहर इसी गंडक से निकाला गया है, उसके बाद तेऊर नहर इसी गंडक से निकाला गया है तथा सारण नहर भी इसी गंडक से। तो त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेऊर, ये तिरहुत कई बार पूछा है, त्रिवेणी कई बार पूछा है। तो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और ये तेऊर नहर, ये चारों गंडक नदी पर भैंसा लोटन डैम से निकाले गए नहरें हैं। आगे चलेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ये इस तरीके से, ये तो पश्चिमी चंपारण में थी, बूढ़ी गंडक पूर्वी चंपारण से होते हुए बिहार में आती है, प्रवेश करती है और उसके बाद जाकर के पटना के निकट जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है। फिर आती है तीसरी नदी आपकी बागमती। बागमती नदी आती है, कमला नदी एक है और ये कमला नदी की सहायक बनती है बागमती नदी। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, न ही कमला नदी से क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन कोसी नदी से। कोसी नदी आकर के कमला की सहायक बनती है पूर्णिया में। कोसी नदी डायरेक्ट गंगा की सहायक नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। यह जो है पूर्णिया में आकर के गंगा की सहायक बनती है कोसी नदी। उसके बाद आगे चलेंगे, ये पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर मैंने बताया था पूर्णिया के नीचे कटिहार है, पूर्णिया के नीचे कटिहार है। फिलहाल ये पूर्णिया में आकर के कोसी नदी कमला की सहायक बनती है और फिर ये दोनों आगे जाकर के गंगा की सहायक बन जाती हैं। लास्ट गंगा की पूर्व की तरफ से, इधर गंगा बिहार के पूर्व की तरफ से सबसे अंतिम नदी है ये, यानी कि पश्चिम की तरफ से सबसे अंतिम नदी है तथा पूर्व की तरफ से पहली नदी होगी महानंदा। महानंदा आकर के गंगा की सहायक बनती है, यहाँ पर किसी जगह कटिहार के निकट आकर के गंगा की सहायक बन जाती है महानंदा। तो इस तरीके से ऊपर की यानी कि उत्तर भारत की नदियाँ थी और उत्तर बिहार की नदियाँ थी। तो उत्तर बिहार में इतनी सारी नदियाँ हैं और ये सारी ही नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं, क्योंकि इधर कौन सा नेपाल के एरिया में पूरा का पूरा आपके शिवालिक हिमालय का विस्तार है। तो ये सभी हिमालय नदियाँ हैं और हिमालयी नदियों की विशेषता होती है कि वो वर्ष भर जल से भरी होती है। यही कारण है कि उत्तर बिहार पूर्ण रूप से बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार हमेशा सूखा से ग्रसित रहता है, यानी कि यहाँ पर सूखा देखा जाता है और उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बाढ़ की स्थिति तभी बनेगी जब वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा। जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे फसल भी अच्छी होती है, चावल इत्यादि का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उत्तर बिहार में। तो ये प्रश्न पूछता है कि खनिज संसाधन से संबंधित कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार पूरा इधर है, तो इधर जब भी खनिज संसाधन पाए जाएंगे, अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो इस एरिया में अगर अच्छे कृषि की बात की जाएगी तो जहाँ पर पानी की उपलब्धता होगी वहाँ पर अच्छी कृषि भी होगी। तो यही उत्तर बिहार में अच्छी कृषि भी होगी। तो हमने उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदियाँ डिस्कस किया। पहली तो है हमारी जो पहली नदी आकर के सहायक बनती है गंगा में उत्तर बिहार से, और वो हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों में 5-6 नदियाँ हमने देख ही लिया है। पहली नदी है सरयू नदी, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, तथा जब वो बिहार में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए जब बिहार में प्रवेश करती है सारण जिला में जाकर के,
गंगा की सहायक बनती है और बिहार में इसी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी को ही। दूसरी है गंडक नदी। गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए आती है और जा करके इधर पहलवीजा घाट में गंगा की सहायक बन जाती है। और गंडक नदी पर जो भैंसा लोटन एक डैम है, वहाँ से निकाला गया है 4 नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर, तेउर नहर तथा त्रिवेणी नहर। ये चारों नहरें गंडक नदी से निकाली गई हैं उत्तर बिहार के क्षेत्रों में। तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है पटना के निकट आकर के गंगा की सहायक बनती है। फिर है बागमती, जाकर के कमला की सहायक बन जाती है। कमला नदी आकर के बागमती को और कोसी को लेकर के सीधे जाके गंगा की सहायक बनती है। कोसी नदी विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदियों के अंतर्गत आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी जिग जैग मोशन वाली नदी भी है। तो ये कोसी नदी निकला कहाँ से है? नामचा बारवा पर्वत नेपाल से इसका उद्गम हुआ है और ये जा करके कमला की सहायक बनती है। पूर्णिया में प्रश्न, अगर कमला नदी नहीं है तब जाके हम लगाएंगे कि गंगा की सहायक बन रही है। फिलहाल ये कमला की सहायक पूर्णिया में बन जाती है और ये सभी एक साथ जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है। तो डायरेक्ट हम कह भी सकते हैं कि ये जो कोसी नदी है वो गंगा की सहायक बनती है और ये इधर आके छपरा उपरा के निकट इधर आगे आगे गंगा की सहायक बन जाती है कोसी नदी। लास्ट में है महानंदा नदी और ये जो है इस तरीके से बिहार की अंतिम नदी है, इस साइड से आते हुए और फिर ये कटिहार में जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है महानंदा नदी। तो इतनी नदियां हमने उत्तर भारत की देखा। अब ये जो डायग्राम है, जो गंगा नदी 2 भागों में बांटती आ रही है, तो उत्तर भारत की नदियां हमारी कंप्लीट हुई। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, भैंसा लोटन एक डैम है, गंडक नदी पे बना हुआ है, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, इतनी नदियां हुई। अब हम नीचे की तरफ से जब जाएंगे, यानी कि दक्षिण भारत से जो नदियां गंगा की सहायक बन रही है, दक्षिण बिहार की तरफ से जो नदी गंगा की सहायक बन रही है वो है कर्मनाशा नदी। सबसे पहले कर्मनाशा नदी जाकर के गंगा की सहायक बनती है बिहार में दक्षिण की तरफ से। इस तरीके से कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन कौन सी नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं? कर्मनाशा नदी करती है, ऊपर से सरयू नदी करती है तथा गंडक नदी। ये तीनों नदियां जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्मनाशा नदी को सबसे ज्यादा अपवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। प्रश्न पूछे कि अपवित्र नदी कौन सी है, तो कर्मनाशा नदी है। दक्षिण बिहार में मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी भी एक कर्मनाशा नदी है। इस तरीके से आगे बढ़ती है और साल नामक स्थान पर जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ है। सोन नदी आती है और जाकर के गंगा की सहायक बनती है। पटना से ठीक पहले गंगा की सहायक बनती है सोन नदी और सोन नदी से 2 और नहर निकाली गई हैं और उन नहर का नाम है, एक का है पूर्वी सोन नहर, दूसरे का है पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर ही बना हुआ है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा नाम से ही। तो सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। ये जाकर के पटना के ठीक थोड़ा पहले गंगा की सहायक बनती है। सोन नदी पर 2 नहर निकाले गए हैं। यहाँ पर भी एक डैम बना है और इसी डैम से पश्चिमी सोन नहर तथा पूर्वी सोन नहर को निकाला गया है। आगे हम पढ़ेंगे पुनपुन नदी के बारे में। ये पुनपुन नदी कई बार पूछा है कि पुनपुन नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो ये जब आगे बढ़ती है बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी का भी उद्गम मध्य प्रदेश से ही हुआ है और बिहार में यह जाकर के जब प्रवेश करती है, एक जगह है फतुहा नामक एक जगह है, वहां पर जाकर के गंगा की सहायक बनती है। तीसरी नदी आती है नीचे की तरफ से, चौथी नदी फाल्गु नदी। फाल्गु नदी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है फाल्गु नदी, क्योंकि इसी को हम निरंजना नदी भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को इसी फाल्गु नदी या फिर निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये जो है गया से होते हुए इस तरीके से आगे बढ़ती है और जा करके गंगा की सहायक बनती है। नेक्स्ट नदी है अजय नदी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। नीचे से फाल्गु नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कर्मनाशा नदी, ऊपर से सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी तथा कोसी नदी एवं महानंदा नदी, इन सभी नदियों से बिहार के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। भले ही और कोई नदी आए या ना आए,
परंतु आपको अगर बिहार के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो इतनी नदियाँ आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। नहर भी मैंने यहीं पे बताया है, 4 नहर आपको ऊपर से याद करना है, 2 नहर नीचे से, टोटल आपको 6 नहर याद हो गया होगा। बाकी एक है राजपुर नहर और दूसरा है पूर्वी कोसी नहर। राजपुर नहर यहाँ पर बना हुआ है और एक है पूर्वी कोसी नहर भी इधर ही बना हुआ है। तो राजपुर नहर कोसी नदी पर बना है और पूर्वी कोसी नहर भी कोसी नदी पर ही बना है। पश्चिमी कोसी नहर भी कोसी नदी पर ही बना हुआ है। अब आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे उनका मुहाना है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये आपका शॉर्ट में पूरे बिहार की नदियां हैं, केवल बिहार की नदियां हैं ये। गंगा नदी हम सभी जानते हैं, गंगोत्री उत्तराखंड ग्लेशियर से निकलते हुए फिर ये आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार से जाकर के वेस्ट बंगाल और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। टोटल ये 2525 किलोमीटर ट्रैवल करती है, जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार में ट्रैवल करती है गंगा नदी, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 445 किलोमीटर बिहार में ट्रैवल करती है। आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम नामचा बारवा पर्वत नेपाल से हुआ है और यह जाकर के छपरा यानी कि छपरा में गंगा की सहायक बनती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम मध्य हिमालय नेपाल की पहाड़ी से हुआ है और यह जाकर के बिहार के पहलेजा घाट में गंगा की सहायक बनती है। गंडक नदी को नारायणी नदी, गंडकी नदी तथा सालग्रामी नदी इत्यादि के नामों से पुकारा जाता है। सालग्रामी नदी कौन सी नदी का नाम है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि नारायणी नदी अपना मुहाना गंगा में कहाँ पे बनाती है, तो पलहेजा घाट में ही नारायणी नदी भी मुहाना बनाती है, क्योंकि गंडक नदी को ही बिहार में नारायणी नदी, गंडकी नदी तथा सालग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी, जब हम बिहार का विभाजन पढ़ रहे थे वहाँ हमने देखा था कि ये एरिया जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी, दूर की घाटी, ये सभी यहीं पे स्थित है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, मुंगेर में जाकर के गंगा की सहायक बनती है। कोसी नदी सप्तकौशिकी नेपाल से निकली हुई है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कोसी नदी जब नेपाल से निकलती है यानी सप्तकौशिकी से निकलती है, तब वहाँ पे इसका नाम अरुण नदी रहता है, अरुण नदी रहता है, और नेपाल में आकर के इसका नाम कोसी नदी पड़ जाता है। विश्व बिहार का शोक कहलाती है, मार्ग बदलने वाली नदी है, पूर्णिया नामक स्थान पर गंगा की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है महानंदा नदी। महाभारत श्रेणी यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा महाभारत यानी कि शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है, तो महानंदा नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। कटिहार यहाँ पे मौजूद है। कटिहार जब हम पढ़ रहे थे स्टेट के बारे में, जिला के बारे में, तो हमने देखा था कि यहाँ पर स्थित है कटिहार। तो महानंदा नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, कटिहार के निकट गंगा की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट, इतनी तो ऊपर की नदियाँ इंपॉर्टेंट थी। अब हम आएंगे दक्षिण की तरफ की नदियों के बारे में। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। दानापुर पटना के निकट जाकर के गंगा की सहायक बनती है। सोन नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, पूर्वी सोन तथा पश्चिमी सोन। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हुए ये आगे बढ़ती है और कर्मनाशा नदी आगे बढ़ती है तथा चौसा नामक स्थान पर जाकर के गंगा की सहायक बनती है। तो जब चौसा का नाम आपने सुना होगा, साल एक जगह है या फिर चौसा इसी को कहेंगे। चौसा का युद्ध जब हुआ था 1540-48 के आसपास, तो यहीं पर यही चौसा नामक स्थान पर कर्मनाशा नदी जो है गंगा में अपना मुहाना बनाती है, चाहे जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है पुनपुन नदी। पठारी भाग यानी कि मध्य प्रदेश के पठारी भागों से निकलती है पुनपुन नदी और फतुहा में जाकर के गंगा की सहायक बनती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पुनपुन नदी पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है, फतुहा में जाकर के गंगा की सहायक बनती है। लास्ट है फाल्गु नदी। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से इसका उद्गम होता है। गंगा के टॉल क्षेत्र में जाकर के, बिहार के टॉल क्षेत्र में जाकर के गंगा की सहायक बनती है। ये टॉल क्षेत्र है इधर, तो टॉल क्षेत्र में जाकर के गंगा की सहायक बनती है फाल्गु नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार या फिर इसी को हम निरंजना नदी भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को इसी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये रही पूरी नदियाँ। पूरी नदियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 टोटल आपको 10 नदियाँ या 11 नदी 10 नदियाँ अगर आप अच्छे से पढ़ लिए बिहार के हिसाब से तो आपकी एग्जाम यहाँ से अगर इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कभी गलत नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट था शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। न समझ में ये नहर आप जरूर याद रखिएगा। त्रिवेणी नहर इम्पॉर्टेंट है गंडक नदी पर, तिरहुत नहर भी इम्पॉर्टेंट है और तेऊर नहर भी इम्पॉर्टेंट है। सारण नहर तो आप तुक्का से भी लगा देंगे कि सारण यहाँ पर स्थित है और गंडक आके सारण में, सरयू आके सारण में गंडक की सरयू नदी आकर के सारण में गंगा की सहायक बनती है, इसी के आसपास गंडक वगैरह ऑप्शन में आप लगा लेंगे तो सारण नहर हो गया। राजपूत नहर कई बार पूछा है, कोसी पर स्थित है तो कोसी को भी आप याद रखिएगा। राजपूत नहर पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, कोसी नदी पर है। कमला नहर, सोन नहर, तो कमला नदी पर कमला नहर, सोन नहर पर सोन नहर निकाले गए हैं। तो यहाँ से आपके नदी भी कंप्लीट हुए। किस जगह पर अपना मुहाना बनाती है वो भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद बाढ़ क्षेत्र कौन सा है, सूखा क्षेत्र कौन सा है, प्लस यहाँ पर निरंजना नदी इत्यादि से कर्मनाशा नदियों से, और ये महत्वपूर्ण कुछ नहरें हैं। तो आपके इतने टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हुए। और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि खनिज संसाधन, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये एरिया जो है बिहार का, छोटा नागपुर के पठान इत्यादि का हिस्सा है। तो यहाँ पर खनिज संसाधन की प्रचुरता पाई जाती है। तो बिहार में कौन कौन से खनिज संसाधन है उसको भी हम अच्छे तरीके से पूरा अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फिलहाल कल का टॉपिक जो भी रहे, खनिज पढ़ना होगा तो खनिज पढ़ेंगे, या फिर बिहार की मृदा पढ़ेंगे, या फिर बिहार की जलवायु पढ़ेंगे। 5-7 चैप्टर हैं। यहाँ की कृषि भी इम्पॉर्टेंट है, कृषि भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा बिहार का जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे बिहार की हिस्ट्री।